नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और दोस्तों, हम जो है सीटेट एग्ज़ाम के बिल्कुल जस्ट निकट पहुंच चुके हैं, तो इसलिए अब हम जो है संपूर्ण पेडागोजी यहां पे देखने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा सकते हैं पेडागोजी के, वही क्वेश्चन आज की जो है क्लास में हम करेंगे। और इसमें हम कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें से यहाँ पे आपको जो है 75% आपकी जो है यहाँ से आने की फुल उम्मीद है ना। तो चैनल में यदि पहली बार हैं तो ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी जो है सीटेट एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो सके। तो चलिएगा, आज के महातांडव में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन रहते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, क्योंकि हम जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और सीधे हम समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन रहते हैं। तो आइएगा, देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले हम भाषा अर्जन और अधिगम से क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है ना। पहला ही टॉपिक है आपका भाषा अधिगम और अर्जन। तो चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो आपको ध्यान रखना है, भाषा अर्जन जो होती है यह एक सहज, स्वाभाविक और अचेतन अवचेतन प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कोई भी वर्ड सीटेड पेपर में आपको दे सकता है ना। तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, एक तो सहज होती है, स्वाभाविक होती है, चेतन होती है, अवचेतन प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद होता है, इसका विपरीत होता है भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम कैसी प्रक्रिया है? यह एक प्रयासपूर्ण, औपचारिक और सचेतन प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। जो भाषा अर्जन होती है अवचेतन प्रक्रिया है, और जो भाषा अधिगम है ये सचेतन प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये प्रयासपूर्ण होता है, हमें सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये आसान क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन पेपर में आएंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। इसलिए आसान नहीं समझना है, अपन जैसे आगे बढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट तक ईमानदारी के साथ चैनल पर बने रहें और देखते रहिएगा सपोर्टिंग एजुकेशन एग्जाम को। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोलता है कि भाषा अर्जन का मुख्य आधार क्या है। तो बालक को मिलने वाली भाषाई परिवेश जो होता है उसी से भाषा का अर्जन होता है। अर्जन का मतलब होता है जो स्वाभाविक तरीके से भाषा बालक जो है सीखता है, उसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाषा अर्जन किस भाषा का करता है बालक? तो यहाँ पे मातृभाषा का जो है अर्जन करता है, चाहे वो उसके परिवेश में जो है कोई भी भाषा बोली जाती हो, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाषा को में बालक को मिलने वाला भाषाई परिवेश, ठीक है ना। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि बच्चा मातृभाषा का अर्जन कहाँ से करता है। तो परिवार और अपने औपचारिक परिवेश से करता है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा अधिगम में मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है। तो संसाधन, नियम, अभ्यास, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है कि भाषा अधिगम, हाँ, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने में मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि यहाँ संसाधनों की आवश्यकता होगी, नियमों की आवश्यकता होगी, अभ्यास भी करना पड़ेगा, औपचारिक शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाषा जो अधिगम होता है इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, नियम सीखो, किसी भी भाषा का व्याकरण सीखना है उसके लिए सोर्स होना चाहिए, अभ्यास करना पड़ता है, तो ये कहलाता है भाषा अधिगम, ठीक है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं वाइगोत्स्की महोदय जो है। भाषा अधिगम या सीखने में, भाषा को सीखने में सबसे इम्पोर्टेंट जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया को। इनका मानना है कि जितना भी बालक समाज के संपर्क में आएगा उतना उसमें भाषा का विकास होगा, ठीक है ना। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार भाषा किस पर निर्भर करती है। तो इन्होंने माना है संज्ञानात्मक विकास पर, ठीक है ना। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। तो इन्होंने माना है कि ये जन्मजात होती है, ठीक है ना। निज भाषा की संकल्पना किससे संबंधित है। तो वाइगोत्स्की से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। इसी को निजी वाक ने, इसी को जो है वाइगोत्स्की ने निजी वाक बोला है, वाक, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो निज भाषा की जब भी बात हो वाइगोत्स्की महोदय आ जाएंगे। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है कि अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसने दी है। तो ये जीन पियाजे दी है ना, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भाषा अधिगम और अर्जन से हमने
10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से भाषा कौशल के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन कहता है भाषा के मुख्य 4 कौशल कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है LSRW, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है ना, इसका क्रम भी याद रखना है। कौन से कौशल ग्रहणात्मक कौशल कहलाते हैं, तो जिससे हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जैसे एक तो हम सुनकर करते हैं, दूसरा पढ़ के करते हैं, तो ये कहलाता है ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है ना। ये कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। आइएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कौन से कौशल अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, है ना, तो बोलने से हम क्या होता है अभिव्यक्ति करते हैं और लिखते हैं, है ना, और लिखने के द्वारा भी अभिव्यक्ति करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या, यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा, बोलना और लिखना, ये क्या है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। भाषाई कौशलों का विकास किस क्रम में माना जाता है, तो ये जरूर आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। ये सबसे पहले होता है सुनना, उसके बाद बोलना, फिर किसी चीज़ को पढ़ना और फिर लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये क्रम याद रखना है कि जो भाषाई विकास है, भाषा कौशलों का जब विकास होता है वो किस क्रम में होता है। कई बार, हजारों बार सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में लिखना, ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौशल कौन सा माना जाता है, तो प्राइमरी लेवल पे यहाँ पे जो है सुनना और बोलना माना जाता है ना। इसलिए बालकों को जो है कहानी सुनाई जाती है और उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनना और बोलना। चलिएगा अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उच्चारण में सुधार और बच्चों का संकोच दूर करने के लिए सस्वर पठन होता है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अर्थ ग्रहण करना और गहन चिंतन करना। मौन पठन का है ना, जब भी हम चुपचाप पढ़ते हैं तो उसका मतलब है हम अर्थ को गहराई से समझ रहे हैं और गहन चिंतन कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्रुत पठन का उपयोग किस लिए होता है, तो मुख्य विचार या सार संक्षेप जानने के लिए यहाँ पे ध्रुत पठन करते हैं हम, है ना, मतलब किसी मुख्य चीज़ को पता करने के लिए ध्रुत पठन किया जाता है, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गहन पठन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए गहन पठन किया जाता है। सुलेख का अर्थ क्या होता है, सुंदर स्पष्ट लेखन, ठीक है ना। अनुलेख का अर्थ क्या होता है, तो किसी लिखे हुए पाठ को नीचे या देख रेख कर लिखना, है ना, यानी देख देख के लिखना जो है अनुलेख कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी लिखे हुए पाठ को जब हम देख देख के लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अनुलेख बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा श्रुतलेख क्या है, तो ये सभी लोगों ने लिखा है और सभी लोग जानते हैं कि वर्तनी और अशुद्धियों को दूर करना और एकाग्रता बढ़ाना। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं और बालक सुनकर लिखता है तो वही कहलाता है श्रुतलेख, ठीक है ना। पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो लिखी हुई पाठ का अर्थ समझना, ये पठन कौशल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेखन कौशल का अंतिम और उच्चतम चरण क्या है, स्वतंत्र लेखन। लिखने का मतलब है कि बालक को आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वतंत्र लेखन। जब तक बालक स्वयं नहीं कर रहा और स्वतंत्र तरीके से नहीं लिख पा रहा तब तक उसमें जो है लेखन कौशल का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अक्षरबोध की विधि किस कौशल से संबंधित है, तो ये पठन कौशल से संबंधित है। अब यहाँ पे हम जो है अगला जो टॉपिक देखेंगे बहुभाषिकता देखेंगे और समावेशी कक्षा देखेंगे। तो बहुभाषिकता कक्षा में क्या है, तो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कई बार सीटेट में पूछा गया है और इस बार भी आ जाएगा ये, है ना। तो बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन के रूप में है। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो सभी बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना एक शिक्षक का दायित्व है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी, तो कोठारी आयोग ने की थी, है ना, 1964-66। और NEP, यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र की बात जो है NEP 1968 में भी बात की गई है, ठीक है ना। त्रिभाषा सूत्र में पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए, तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की बात की गई है, ठीक है ना। मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 350A में दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुभाषिकता बच्चों के लिए किस विकास में सहायक है, तो बहुभाषिकता जो है यानी एक से अधिक भाषा, ये बच्चों के किस विकास में सहायक है, तो संज्ञानात्मक और सामाजिक चिंतन के कौशल के विकास में ये सहायक है, ठीक है ना। कक्षा में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग रोकना क्या कहलाता है, तो भाषा का दमन या हतोत्साहन कहलाता है। यानी इसीलिए हमें जो है बालक की जो मातृभाषा है उसका प्रयोग करने से वंचित नहीं करना है, ठीक है ना। बालक जिस प्रकार से बोल रहा है, जो बोल रहा है अपनी मातृभाषा में, उसी को इम्पोर्टेंट मानते हुए बालक को सिखाना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुभाषिकता से बच्चों की शब्दावली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शब्दावली का विस्तार होता है, स्वाभाविक बात है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान शिक्षक के लिए क्या है, तो एक शिक्षण की रणनीति है, ठीक है ना। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए एक टीचर को। अगला क्वेश्चन कहता है समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की मुख्य चुनौती क्या है, तो जब हम इकट्ठे एक साथ बालकों को जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उपयुक्त भाषाई परिवेश का निर्माण होता है। यहाँ पे सभी बच्चे एक साथ मिलकर जो है सीखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे व्याकरण शिक्षण से हम क्वेश्चन करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो ये आगमन विधि हो जाएगी, जिसमें हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम सिखाते हैं। तो प्राइमरी लेवल के लिए आगमन विधि जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है ना। अगला क्या कहता है कि आगमन विधि में किस ओर बढ़ते हैं, तो देखिएगा बताया मैंने, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। निगमन विधि में किस ओर बढ़ते हैं, तो नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना है। संदर्भ में व्याकरण का क्या अर्थ होता है, तो पाठ्य विषय के साथ प्राकृतिक रूप से व्याकरण सिखाना। जैसे हम बीच बीच में कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे बीच बीच में हम क्या करेंगे, व्याकरण को भी पढ़ाते चलें, है ना। तो यही कहलाता है संदर्भ में व्याकरण का मतलब, ठीक है ना। तो पाठ्य विषय के साथ साथ प्राकृतिक रूप से व्याकरण सिखाना, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण अलग से पढ़ाना सही है या गलत, तो देखिएगा ये गलत होता है, अलग से नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग से नियम रटाना अनुचित माना जाता है प्राइमरी लेवल पे, इसीलिए मैंने बताया कि संदर्भ के सहित यानी पाठ के जो है लेसन के साथ साथ हम जो है व्याकरण को समझाते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पे 41 क्वेश्चन है, क्या कहता है कि भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण कैसे सीखा जाता है, तो यहाँ पे अच्छे लेखकों की पुस्तकों को पढ़कर बिना औपचारिक नियम के यहाँ पे जो है व्याकरण सिखाया जा सकता है। इसके लिए भाषा संसर्ग विधि जो है बहुत पूछी जाती है ना, तो ध्यान रखना है। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखना, ये कहलाता है इसका प्रमुख उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खेल विधि द्वारा व्याकरण सिखाना किस स्तर पर उपयुक्त है, तो ये प्राथमिक स्तर पर, खेल की बात प्राइमरी स्तर पर होगी। सूत्र विधि किस शिक्षण विधि का रूप है, तो ये निगमन विधि का है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ठीक है ना। सूत्र विधि से नाम से ही पता चल रहा है, सूत्र यानी पहले हम सूत्र बताएंगे, नियम रटवाएंगे, इसके बाद में फिर क्या होगा, उदाहरण देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्याकरण के नियमों को रटाने से क्या होता है, तो भाषा का व्यवहारिक प्रयोग कमजोर होता है, इसलिए किसी भी बालक को कोई भी चीज़ रटाना नहीं है ना, उसको समझाते हुए बताना है। इसीलिए आगमन विधि की जो है इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि हम उदाहरण देंगे और फिर नियम बताएंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की विधियों से प्रत्यक्ष विधि में किस भाषा का प्रयोग वर्जित होता है, तो यहाँ पे मातृभाषा का जो है प्रयोग वर्जित होता है, ये ध्यान रखना। प्रत्यक्ष विधि का मतलब आमने सामने हम चीज़ों को सिखाते हैं, है ना, इसमें मातृभाषा का कोई रोल नहीं होता है, ये कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। अनुवाद विधि में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है, तो मातृभाषा के प्रयोग पर दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि संरचनात्मक विधि पर किस पर बल देती है, तो वाक्य के ढांचे संरचना के अभ्यास पर यह बल देती है। संप्रेषणात्मक उपागम का बल किस पर होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वास्तविक जीवन में अर्थपूर्ण भाषा प्रयोग पर ये जो है बल दिया जाता है, ठीक है ना। शिक्षण का ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत क्या दर्शाता है, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना, ये कहलाता है क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो पहले से जानता है जो चीज़ें ज्ञात हैं और उसी के अनुसार हमको नया ज्ञान देना है जो पता ही नहीं है बालक को, ठीक है ना। तो ज्ञात का मतलब जो पूर्व से जानता है और अज्ञात का मतलब जो नया सीखने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मूर्त से अमूर्त की ओर का क्या अर्थ होता है, तो प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से अमूर्त विचारों को समझना, ये कहलाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न स्थितियों में प्रभावकारी भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। डाल्टन प्रणाली में मुख्य बल किस पर दिया जाता है, तो जो डाल्टन प्रणाली है इसमें छात्र की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वयं सीखने पर बल दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डाल्टन विधि के बारे में ये भी 100% जो है क्वेश्चन डाल्टन विधि से आता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मॉन्टेसरी विधि किस पर आधारित है, तो ये ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा जो है सीखने पर आधारित है।
ठीक है ना। प्रोजेक्ट परियोजना विधि के जनक कौन है, तो विलियम किलपैट्रिक हैं, आपको ध्यान रखना है। TLM, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और पाठ्य पुस्तक से आएगा, टेक्स्ट बुक, है ना, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। TLM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। जो हम पढ़ाते हुए सामग्री का उपयोग करते हैं उसी को शिक्षण अधिगम सामग्री बोला जाता है, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित, रंगीन और चित्र में होनी चाहिए ताकि आकर्षक लगे बालक को, है ना। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का क्या है, तो एक साधन है जबकि साध्य नहीं है। ये कई बार पूछा गया है सीटेट में, एक तो साध्य लिख देगा, एक साधन। तो हमें जो है बहुभाषिकता और को संसाधन मानना है और पाठ्यपुस्तक को साधन मानना है, ठीक है ना। दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य बड़ा लाभ क्या है, तो ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय प्रयोग और स्थायी अधिगम, ये कहलाता है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का क्या लाभ है, तो पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना, ये यहाँ पे इसका बाल साहित्य का प्रमुख लाभ हो जाता है, ठीक है ना। चलिएगा फटाफट से देखते हैं। प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण क्या है, तो समाचार पत्र, विज्ञापन, मेनू कार्ड और रसीद, ये कहलाते हैं प्रामाणिक सामग्री, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे कीवर्ड आपके लिए बहुत काम आएंगे सीटेट पेपर में, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड यानी जिसे श्यामपट्ट बोलते हैं, किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है, तो दृश्य सामग्री है, ये आपको ध्यान रखना है। देखकर हम बालक को जो है सिखाते हैं, इसमें से बालक देखता जाता है, पढ़ता जाता है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेडियो और टेप रिकॉर्डर कैसी सामग्री है, तो ये श्रव्य सामग्री है, इसके जो है हम सुना सकते हैं, बालक सुन के जो है चीज़ें सीख सकता है। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किस लिए होता है, तो शुद्ध उच्चारण और व्यक्तिगत अभ्यास के लिए होता है। पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चों को अभिव्यक्ति और खोज के अवसर देना, यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन और आकलन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन कह सकते हैं इसको। सतत आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सीखने की प्रक्रिया में सुधार और प्रगति को जानना, ठीक है ना। तो प्रगति को जानना, बालक में सुधार करना, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है, तो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्र जो है इसमें शामिल होते हैं, आपको ध्यान रखना है व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पोर्टफोलियो क्या है, तो एक निश्चित अवधि में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का क्रमित संग्रह होता है पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा लाभ क्या है, इससे क्या होता है कि बच्चों की क्रमित प्रगति का प्रामाणिक ब्यौरा मिल जाता है, ठीक है ना। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, 100% आएगा, आपको ध्यान रखना है कि तो सीखने में आने वाली कमियों का पता लगाना, केवल पता लगाना, ये कहलाता है निदानात्मक परीक्षण, ठीक है ना। और इसका विपरीत होता है उपचारात्मक शिक्षण। जब हम कमियों का पता लगा लेते हैं निदानात्मक शिक्षण द्वारा, तो हम उसका निदान करते हैं और इसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण के बाद कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, ठीक है ना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो सीखने में सहायता करना और प्रतिपुष्टि देना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। स्वयं आकलन का क्या अर्थ है, तो बच्चे द्वारा स्वयं की सीखने की समीक्षा करना, ये कहलाता है स्वयं आकलन, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सहपाठी आकलन क्या है, तो सहपाठी आकलन आपने भी किया होगा। जब हम किसी चीज़ को जो है याद कर लेते तो अपने सहपाठी को पुस्तक पकड़ा देते थे और हम आंख बंद करके जो है उन चीज़ों को दोहराते थे, यही कहलाता था सहपाठी आकलन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सहपाठियों द्वारा एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करना, ये कहलाता है सहपाठी आकलन। अनौपचारिक आकलन कब होता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर होता है ये अनौपचारिक जो है आकलन, ठीक है ना। निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है, तो विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जांच करना, ये कहलाता है निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य लाभ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य विशेषता क्या है, तो विश्वसनीयता और तटस्थता का अभाव, ठीक है ना। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। सफलता का मापन आकलन का मुख्य उद्देश्य है या सुधार, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सफलता का मापन करना है, तो इसका मतलब होता है ये सुधार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अवलोकन आकलन का कैसा साधन है, तो ये अनौपचारिक और प्रभावी साधन होता है अवलोकन, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रुटियों और भाषा संबंधी विकार से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे भी हम कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पे देखते हैं
भाषा सीखने में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां क्या हैं? तो अधिगम की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इनको हम नकार नहीं सकते, है ना। त्रुटियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो सकारात्मक और सुधारात्मक होनी चाहिए, ना कि दंडात्मक। हमें किसी भी प्रकार से गलती कर रहा है बालक तो उसको दंड नहीं देना है, मारना नहीं है, यहाँ पे उसको सकारात्मक लेना है और उसमें सुधार करना है, ठीक है ना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? तो ये पठन संबंधी विकार है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ग्राफिया भी आप सभी लोग जानते हैं, ये लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया ये गणितीय संबंधी विकार है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें भाषा में आ सकता है कि अफेजिया या डिस्फेजिया क्या है? तो ये भाषा संप्रेषण या भाषा को समझने में ये जो कठिनाई होती है उसी को अफेजिया बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हकलाना का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो आत्मविश्वास की कमी या शारीरिक कारण ये हो सकता है। तुतलाने वाले बच्चों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और सही उच्चारण का मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधूरी या अशुद्ध वर्तनी का मुख्य कारण क्या है? तो अशुद्ध उच्चारण या भाषा का कम अनुभव होना ये कहलाता है अशुद्ध वर्तनी, ठीक है ना। तो जिसे भी जो भाषा का कम ज्ञान होगा वो स्वाभाविक है कि अशुद्धियाँ करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम 80 नंबर जो है 90 में पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट स्टेज में है हम क्लास में। बच्चों की गलतियाँ शिक्षक को क्या बताती हैं? तो बच्चे कैसे सोचते हैं और उन्हें कहाँ सहायता करनी चाहिए ये सिखाते हैं। यहाँ पे विविध शिक्षण और NEP 2020 से क्वेश्चन हम देखेंगे। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो बिना बोझ के शिक्षा देना। यहाँ पे किसी भी प्रकार से बालक के ऊपर जो है हमें बोझ नहीं डालना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि NCF 2005 के अनुसार भाषा क्या है? तो भाषा के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण का माध्यम है। तो बच्चे के जो है समग्र व्यक्तित्व के निर्माण का क्या है? माध्यम है भाषा। NEP 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया गया है? तो कम से कम कक्षा 5 तक या अधिमानित कक्षा 8वीं तक यहाँ पे जो है मातृभाषा का जो है प्रयोग किया जाना है, ठीक है ना। RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 30 में 1 शिक्षक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये 3 से 8 वर्ष के लिए है। प्रिंट समृद्ध माहौल क्या है? तो कक्षा में चारों ओर लिखित चित्रित सामग्री प्रदर्शित होनी चाहिए। अभी यही चल रहा है ना। ऐसे जो है NEP 2020 जब से आई है तो इसमें क्या है कि जो भी प्राइमरी लेवल की कक्षाएं हैं 1 2 है ना, इसमें क्या होता है उनकी क्लास विधिवत तरीके से पूरी तरीके से तैयार रहती हैं और दीवारों में चित्रों के माध्यम से पूरी तरीके से सजावट रहती है ताकि बालक स्वतंत्र तरीके से पढ़ सके, है ना, और चीज़ों को समझ सके। प्रिंट समृद्ध माहौल का मुख्य लाभ क्या है? तो बच्चों की भाषा की समझ और पढ़ने में रुचि विकसित होती है, यही मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम जो है लास्ट में पहुँच चुके हैं। कविता कहानी शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आनंद, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास करना। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो अर्थ ग्रहण करना, शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा शैली समझना यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल केंद्रित भाषा कक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? तो बच्चे को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर और सक्रिय भागीदारी देना यहाँ पे एक शिक्षक का फर्ज बनता है, ठीक है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा है तो इसी को आपको मानती हुई चलना है और बालक के अनुरूप आपको चीज़ें जो है पढ़ानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि यदि ये क्लास अपन पूरी तरीके से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में आप जो है 30 में से 28 क्वेश्चन ना ला पाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, आपका सीटेट पेपर नज़दीक है, इसलिए आप जो है ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहें और इस तरीके से क्वेश्चनों को आप देखते रहिएगा। चलिएगा मिलते हैं इसी तरीके से एक शानदार क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।